बात कर लेते हैं बढ़ते हुए मूजी मर्स हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस जिसको कि हमारे यहाँ आम ज़बान में इरकान कहा जाता है, काला इरकान, पीला इरकान, पीलिया हो गया है। तो मेडिकल साइंस में ये जो इरकान है, ये जो हेपेटाइटिस है, इसके क्यों फैलता चला जा रहा है? हमारे यहाँ केसेस पंजाब में अगर ख़ास तौर पे हम बात करें तो इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आलूदा पानी पीने की वजह से है या इसकी और भी कुछ मेन जो रीज़न्स हैं वो हो सकती हैं? एक तो हम ये जानेंगे, फिर बढ़ते हुए केसेस का ट्रीटमेंट, ये जो मरीज़ है हेपेटाइटिस का, वो कितना हेपेटाइटिस ए या बी, इसमें सी भी होता है, ये कौन सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है? इसमें किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है? क्या हमने परहेज़ करना होता है? ऐसे मरीज़ का कितने अरसे में इलाज हो जाता है? मुकम्मल इलाज इस बीमारी का है या फिर दोबारा ये हो सकता है? अगर एक इंसान को हुआ और उसका इलाज किया जाए तो दोबारा उसको ये अटैक कर सकता है? बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन पे अटैक करता है? ये तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। इसके लिए हमने आज अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया जी डॉक्टर कैसर फारूक साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब में हेपेटाइटिस की बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें बी है, सी है, ये इसकी 2 टाइप्स होती हैं या और टाइप्स भी हैं इसकी? सबसे पहले तो नाजरीन को बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया ई है। अच्छा। अब इसमें जो डिफ्रेंशिएट हमने करना होता है कि कुछ होते हैं अक्यूट इन्फेक्शंस। अक्यूट होते हैं कि उन्होंने अपने फौरी अपनी अलामात लाई, फौरी पता चला और थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो गए। वो है 2 ही हेपेटाइटिस, ए और ई। ए और ई में जिसको आम लोग पीला यरकान बोलते हैं। अच्छा। उसकी शुरू में अलामात आती हैं, पेट में दर्द हो गया, उल्टी मतली की कैफियत होगी, आंखें पीली हो गई, बुखार हो गया, ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर इसकी अलामती इलाज किया जाता है और ये तकरीबन 4 से 6 हफ्तों के अंदर मुकम्मल खुद ही ठीक हो जाता है। वायरस अपना अटैक करता है बॉडी पे और इसका ताल्लुक होता है हमारे खाने पीने के तरीक़ों से। लाइक साफ़ पानी ना हो, फूड हाइजीन ठीक ना हो, तो उसके ज़रिए जो होता है वो है हेपेटाइटिस ए और ई। अब आ जाते हैं जो ज़्यादा डेंजरस हेपेटाइटिस हैं, वो बी और सी है और ये इसको हम काला यरकान भी लोग बोलते हैं और ये अमूमन कोई सिम्टम नहीं देता, खामोश शुरू में होता है और इसकी जब अलामात आती हैं तो फिर समझे कि जिगर की कमज़ोरी हो चुकी होती है, जिगर फेलियर की तरफ जा रहा होता है और प्रॉब्लम्स आगे बढ़ जाते हैं। तो सवाल का जो आपका दूसरा हिस्सा है कि पंजाब में या पाकिस्तान में, इस टाइम पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, 2 टाइप्स हम वो जो आप बता रहे थे हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में ज़्यादा हम जानते हैं, है ना? ज़्यादातर जो पीला यरकान है, ई और ए आपने फर्स्ट, ए और ई जो है वो पीला लोग उसको याद कर लेते हैं और ब्लैक जो ये काला है वो आप बी और सी को समझ लें। डी सुपर एडेड होता है बी के ऊपर। तो इसलिए टोटल यानी हेपेटाइटिस की ये टाइप्स है। सबसे खतरनाक कौन सा वाला है? सबसे ज़्यादा खतरनाक तो बी और सी है, जो कि काला यरकान जो है। ए और ई जो होता है वो तो अक्यूट हुआ, थोड़े टाइम में हुआ, हफ्ते 10 दिन में अंदर ही ठीक होना स्टार्ट हो गया, 4 to 6 वीक्स में मुकम्मल ठीक हो जाता है। लेकिन जो बी और सी है ये जिगर की फेलियर का सबब बनता है, जिसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ भी बोलते हैं और ये कैंसर का सबब भी बनता है। जो कि इसमें एक पेशेंट किसी को हेपेटाइटिस बी सी हो तो जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सिकुड़ने के बाद उसकी इन्फ्लेमेशन होती रहती है, तो जिगर कैंसर का सबब भी ये बी और सी बनता है। तो क्या वजूहात क्या है, क्यों ये फैलता है? ये एक दूसरे के ब्लड से भी हो सकता है या क्या इसमें? प्लीज़ जो बी और सी सबसे ज़्यादा फैलने का इसका तरीकाकार है वो ये है कि आपकी ब्लड से भी फैलता है। हाँ। उसमें अगर किसी मुख्तलिफ तरीकाकार है, सबसे जो ज़्यादा वो इंजेक्शन की सेफ़ अगर ना हो, एक ही सिरिंज इस्तेमाल की जा रही हो बार बार, तो किसी एक पेशेंट को लगा तो दूसरे किसी को उससे होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा हजामों पे या ब्यूटी सलून्स पे एक ही इंस्ट्रूमेंट बार बार इस्तेमाल हो रहा तो उससे हो सकता है। इसके अलावा जो डेंटल प्रोसीजर्स किए जा रहे होते हैं तो उनके अंदर से भी होने का रिस्क इसका ज़्यादा होता है। इसके अलावा टैटूइंग लोग बनवाते हैं बॉडी पे, तो उससे भी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और इससे ज़्यादा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, खून, वैसे तो रूल है कि आपने पहले स्क्रीन करना है कि हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं है, लेकिन उसमें अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग ना की गई हो तो खून लगने के मरले से, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं जो कि लाइफ टाइम डिपेंडेंट होते हैं ब्लड पे, या बाकी कुछ पेशेंट को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है लाइफ में, कोई सर्जरी करवानी है तो वहाँ से होने का रिस्क होता है। या कुछ ऐसे देही इलाकों में या इवन शहरी इलाकों में ऐसे ऐसे क्वैकरी के जो सेटअप्स बने हुए हैं जो हर मर्ज़ का इलाज टीके से करने की कोशिश करते हैं, तो अगर एक ही सिरिंज
बार बार यूज़ कर रहे हो तो उससे रिस्क बढ़ जाता है। माँ से बच्चे में होने का भी रिस्क ज़्यादा होता है और वो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम उसकी वजह से आ सकते हैं। तो ये कुछ रूट्स हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर एक प्रेग्नेंट औरत है, माँ को अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी हो गया है, तो पेट में जो बच्चा है उसको भी होने के चांसेस होते हैं? रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें यह है कि हम उसमें वेट करते हैं, क्योंकि सी का जो ट्रीटमेंट है वो फिर हम प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं देते, डिलीवरी के बाद। यानी कि अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना तो फिर दे सकते हैं, अगर ब्रेस्ट फीड भी करवाना तो उसमें भी अवॉइड करना होता है। लेकिन बी अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है ताकि उसको मज़ीद आगे बढ़ने से रोका जाए। और पीले इरकान में अक्सर बच्चे जो हैं डिलीवरी के बाद उनको तो पीला इरकान हुआ होता है ना, और वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल भी होता है कि यानी कि बच्चों में बिलीरुबिन एक केमिकल होता है जो लिवर से बनता है, तो उसमें बच्चों में वो फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल भी है। तो वो बच्चों वाली कंडीशंस को देखने के बाद फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से और हमारी इदारा सेहत की जानिब से क्या किया जा रहा है? इसको आपने जितने भी तरीके बताए मेरे ख्याल से वो सारे के सारे सैलून्स हैं इसमें, और इसमें हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से ज़्यादा फैलने का खतरा है, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आप लोग सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट की तरफ से? तो इंस्ट्रक्शंस तो होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी कि वो सारे SOPs को अप्लाई करें। जहाँ तक B और C के हवाले से है कि इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल्स लेवल पे, गवर्नमेंट में जितनी भी फ्री में अवेलेबल होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, THQ लेवल पे, DHQ लेवल पे। इवन इसकी ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस क्लिनिक्स बने हुए हैं जहाँ पे मेडिसिन इसकी फ्रीली अवेलेबल होती है। और इसके अलावा जो बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो प्रैक्टिकली तो वो अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, लेकिन जो होनी चाहिए, जैसे हजाम की बात की, अगर वहाँ पे प्रैक्टिकली अगर एक नोटिस लगाया हुआ है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। या ब्यूटी सलून्स में है, या डेंटल क्लिनिक्स हैं, या प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं, या जो क्वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लाने की ज़रूरत है, वहाँ चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों में अवेयरनेस होना। जो लोगों के काम करने वाले हैं असल में वो जब अपने जिम्मेदारी खुद ले लेंगे तो गवर्नमेंट पे या बाकी इदारों पर उतना डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लोगों में पहली तो मिथ ये पाई जाती है कि हेपेटाइटिस B, C हो जाए। पहली बात तो लोगों में 70, 80, 90% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते इसके। घरों में मैंने देखा है अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए उसके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं ना, उसका सब ऐसे जैसे कोई अछूत की बीमारी है। ऐसा है कि ये आपको जूठा खाने से, किसी के एक गिलास में चलो पानी पीने से, किसी के साथ खाना खाने से भी हो सकता है आपको? इस तरह नहीं होता। हेपेटाइटिस B और C इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। हेपेटाइटिस B, C आपके जो हो सकता है C वाला तो कोई पेशेंट बेचारा कहीं अगर किसी रिश्तेदार के घर भी चला जाए ना तो वो सारे नहीं, इसको हेपेटाइटिस, इसको इरकान है, काला इरकान, इसके बर्तन अलग कर दो, इसने जिस बर्तन में पानी पिया है वो अब यूज़ नहीं करना, उसको फेंक दो, या उसका बिस्तर का ख्याल रखना है, उसको धूप लगवानी। ऐसा होता नहीं है। ये सारे मिथ्स पाए जाते हैं। मैं उल्टा पेशेंट बेचारा और ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो जाता है, उसकी ज़िंदगी और आप मुश्किल कर देते हैं जब इस तरह का आप सलूक करते हैं। जो चीज़ें अलहदा करने की ज़रूरत है उसमें नेल कटर उसका अलहदा कर सकते हैं जी, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। यानी कि आप नेल कटर अलहदा कर दें, शेविंग वैसे भी अलहदा सामान एक बंदे का एक टाइम पर यूज़ होना चाहिए, या फिर आप उसका तौलिया अलहदा कर सकते हैं। यानी कि अगर यानी कि या ब्रश वगैरह है तो ये जो रूटीन की चीज़ें लाइफ में भी इसका कोई होता है कि मियाँ बीवी के आपस के? हाँ, मर्द से औरत में होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर मर्द को हुआ है तो मर्द से औरत में होने का रिस्क होता है, औरत को है तो मेल में होने का रिस्क होता है। प्रिकॉशन अगर इनकेस हो जाए तो फिर तो प्रिकॉशन सेफ प्रैक्टिस। C में हर तरह के हेपेटाइटिस में, B और C में A और E खाने पीने से है। A और E खाने पीने के है जो सफाई सुथराई ना होने की वजह से है। B और C आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होना है कि लाइक खून के कहीं से भी मुंतकली होनी है तो वहाँ से आपको B और C हो सकते हैं। लेकिन खाने पीने से B और C का कोई ताल्लुक नहीं। किसी को अगर हेपेटाइटिस B या C हुआ है उसको आइसोलेशन में ना करें, उसके खाने पीने से आपको ये नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपने ब्लड लेना है या कोई बाकी तरीकाकार है तो उससे वो ट्रांसफ़र हो सकता है। स्क्रीनिंग के बारे में और इसका इलाज, इसकी वैक्सीनेशन है वो एक ही दफ़ा करवानी पड़ती है, क्या उसका तरीक़ाकार होता है, क्या सजेस्ट करेंगे? हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीनेशन है वो तो हमारा जो बच्चों की EPI शेड्यूल है उसमें इंक्लूड है कि लाइक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको साथ ही लगा दिया जाता है।
है और फिर वो जो उसकी पूरा शेड्यूल है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी इंक्लूड है। लेकिन सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन की उसकी क्योंकि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन ये कि उसका इलाज उसकी वैक्सीन ही नहीं है, लेकिन उसका इलाज बहुत अच्छा अवेलेबल है। अगर आपको हेपेटाइटिस सी किसी को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट तकरीबन हमें 3 माह तक देना होता है, यानी कि 12 हफ्ते तक उसका ट्रीटमेंट है और 95% वो वायरस ख़त्म हो जाता है और फिर बहुत कम चांसेस है कि वो दोबारा हो, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। अब 2011 से बाद पहले इंजेक्शन इस्तेमाल होते थे, अभी टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है। आपको पता है 2011 का आपने जिक्र किया है, तो ये कुछ साल पहले, तकरीबन यही 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, हेपेटाइटिस सी जो है इसको एक मूजी मर्स इस तरह से समझा जाता था कि खुदा न खास्ता जिसको हो गया है ना उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, कम होते थे, है ना। हेपेटाइटिस सी, हाँ, क्योंकि पहले इंजेक्शंस थे, कॉस्टली थे, हर बंदा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और लेकिन अब इसकी जो ओरल फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है, यानी गोलियों की हालत में है, वो आप प्रॉपर एक कोर्स करते हैं तो उससे आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। और आप अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्ली डायग्नोसिस, कि जल्दी पकड़ा जाए एक मर्ज़। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि बी और सी की कोई अलामात नहीं आती है अमूमन। आपके जब पता चलता है तो आपका जिगर फेलियर की तरफ गया होता है, उस टाइम आपके क्या जो साइड इफेक्ट, जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, पेट में पानी पड़ सकता है, पेट फूल सकता है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, उस टाइम काले पखाने आ सकते हैं, बेहोशी गनूदगी की कैफियत हो सकती है उस टाइम पे, और आपके गुर्दे पे असर आ सकता है। तो ये कैफियत होती है जब आपका लिवर फेलियर की तरफ जा रहा होता है, और अगर ये मुसलसल प्रोसेस जारी रहता है तो लिवर कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको पहले आप एरेडिकेट करें। अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, हर शख्स जो अडल्ट है पाकिस्तान में उसको साल में एक दफ़ा, या अगर कोई प्रोसीजर करवाते हैं, जैसे कोई डेंटल प्रोसीजर है, कोई ब्यूटी सलून से आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं, या कोई वैसे आपकी कोई सर्जरी होती है, उससे पहले और उसके बाद लाजमी स्क्रीनिंग करवा लें। इसके 2 सिंपल से टेस्ट होते हैं। हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन होती है और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है सी का। वो आप किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा के अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं आपको है तो नहीं। अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो 95% सी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो हेपेटाइटिस बी है उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, वो आपको मॉनिटरिंग पे रखना पड़ता है, और इवन वो आप उसको ख़त्म तो नहीं उस तरीके से कर सकते, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसको अच्छी मॉनिटरिंग के साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो बी के हवाले से ये ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं। और बाकी आपके ये है कि लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ आपको प्रोसीजर सपोज करवाना है, शेविंग करवानी है, तो पहले चेक कर लें कि जो ब्लेड वो इस्तेमाल कर रहा है वो रीयूज़ तो नहीं है। डेंटल किट्स हैं तो हाइजीन चेक कर लें कि वो बार बार तो नहीं यूज़ हो रही। ब्यूटी सलून्स पे हैं तो वहाँ से चेक कर लें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के टाइम पे भी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्पेशली जो जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है पेशेंट, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनको हफ्ते में 2-3 दफ़ा गुर्दे वाश करवाने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों में तो रूटीन में स्क्रीनिंग चल रही होती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो चेक कर लें कोई एक ही मशीन तो नहीं है जो बी और सी वाले पेशेंट को भी वहीं पे कर रही है और आम बंदे को भी वहीं कर रही है। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं इनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी और सी होने से बचा सकते हैं। और ये बेसिकली प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। अच्छा। ये हमारी अपनी गलतियों से ही हो रही हैं। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया भर में 5वें नंबर पे हेपेटाइटिस बी और सी के वाले से आ रहा है। हमारी तकरीबन कोई 1 करोड़ से 38 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं। और जो हेपेटाइटिस बी है इसका परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो 1 से 3% लोग इसमें शिकार हैं, जो डेली परसेंटेज आ रही है और डेली बेसिस पे हो रहे हैं। और ये आपके 1 लाख से ऊपर लोग हैं जो हर साल हेपेटाइटिस बी सी का शिकार हो रहे हैं, और 37,000 लोग तकरीबन एनुअली इनसे डेथ का शिकार हो रहे हैं, सिरोसिस हो रही है, लिवर कैंसर का सबब बन रही है। तो ये ऐसी बीमारी है, मतलब काला इरकान आपके जिगर को मुतासिर करता है, जिगर को मुतासिर करता है, जिगर पे अटैक करता है, और ये है ही जिगर का सारा मामला। और जिगर आपका ख़राब होता है तो जिगर फिर आपकी बाकी जो उसके फंक्शन है, जैसे खून बनाने का प्रोसेस है, अपने जिस्म में पानी का मिकदार वो ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो फिर हम डॉक्टर्स जस्ट उन अलामात का इलाज कर रहे होते हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में या तो जिगर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है जो कि बहुत कॉस्टली है, इजी वो हो नहीं सकती, एक सर्जरी है, बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर जस्ट आपकी सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं कि लाइक अगर आपके पेट में पानी पड़ गया तो आपको पेशाब आवर अद्वियात दे रहे हैं, और अगर आपको खून की उल्टी आ रही है, काले पखाने आ रहे हैं, तो सिर्फ आपको एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी करके जो शरियाने हैं उनको टांके लगा दिए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, और या ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जिससे नालियों का प्रेशर कम रखा जाए। अगर बेहोशी गनूदगी वाली कैफियत लास्ट स्टेज
पे होता है, क्रिटिकल जब मामला लाइक अगर किसी को है हेपेटाइटिस बी सी हो जाता है तो कम से कम 15 से 20 साल के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। 15 से 20 साल लग जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लेमेशन करता है, जिगर सिकुड़ना शुरू होता है, फिर जिगर के अंदर मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया है तो उसके 20 साल बाद ये सब होगा। 15 से 20 एवरेज है। तो आप अगर उसका बर वक्त इलाज करवा लेते हैं तो ये तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी उस सूरत में अगर हेपेटाइटिस सी या बी का इलाज करवा भी लेते हैं तो लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस वहीं मेंटेन रहेंगी। लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई और आप प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आप इन पेचीदगियों से बच सकते हैं, अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। हमारे लोगों में मिथ सही है कि वो ट्रीटमेंट की तरफ पहली बात तो स्क्रीनिंग नहीं करवाते, देसी टोटके आजमाते हैं, देसी टोटकों पे लग गया, ऐसे टोटके लगा लिए कराते हैं। हेपेटाइटिस का तो दम ही बड़ा होता है हमारे यहाँ, है ना? दम पे लग गया कि दम करवाया, या लेबॉर्ट्री पे मशकूक कर दिया कि वो लेबॉर्ट्री से ही टेस्ट नहीं करती। तो ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए तो अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं और फिर प्रॉपर इसका इलाज मौजूद है और बहुत सस्ता इलाज है इसका। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये इसकी दवाइयाँ फ्री अवेलेबल हैं और अगर आपको ख़रीदनी भी पड़े तो इतना महंगा इलाज नहीं है। पहले तो आप बताते ना कि टीके लगा करते थे ना, मुझे याद है, बिल्कुल ऐसे ही है, 25-30 हज़ार का टीका लगा करते, महंगे टीके थे, बिल्कुल ऐसे ही है, 15 साल पहले ऐसे ही है, जाहिर है। तो वो तब सुना हुआ है किसी को हो गया था है। और इन दवाइयों के ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स भी उस तरीके से नहीं है सिवाय आपको बुखार होने के, जिस्म में दर्द होने के, थोड़ा बहुत वो शुरू में जैसे हर दवाई के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपसे अलामात पूछना चाहूँ तो क्या अलामात होती हैं इसकी? अलामात जो बी या सी है उसके अमूमन कोई अलामात नहीं है। 90% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। पता कैसे चलता है? पता इस तरह चलता जैसे आपको आम रूटीन में जिस्म में दर्द हो रही है, कोई पेट भारीपन आ रहा है, कोई उल्टी आ रही है, बुखार हो रहा है, जो कि आपको और बहुत सारी चीज़ों में आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह के अलामात आ रही हों, जिगर के टेस्ट करवाएं, लिवर एंजाइम्स थोड़े से बड़े हुए हैं, तो फिर हेपेटाइटिस बी या सी का टेस्ट लाजमी करवाना होता है। LFTs पे पता चल जाता है कि आपके लिवर एंजाइम्स ख़राब हैं, तो फिर आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है, फिर आपकी ये हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की जाती है और अगर आपकी सपोज ट्रीटमेंट उसके बाद डिसाइड होता है, फिर PCR के टेस्ट होते हैं। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद फिर हमने फैसला करना होता है कि इसके टेस्ट होता है एंटीबॉडीज़। अगर आपको किसी को भी हेपेटाइटिस सी हो जाए उसमें एंटीबॉडीज़ का टेस्ट थ्रू आउट पॉजिटिव रह सकता है। कई लोग कहते हैं कि हमें 3 महीने डॉक्टर ने कहा जी इलाज करवा लें और उसके बाद तो ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव। वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ हैं जो आपकी बॉडी में बन चुकी हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है एक तरह से, वो कायम दायम रहती हैं। फिर हमें PCR के टेस्ट से पता चलता है कि यानी कि वो एक्टिव वायरस है या लाइक डेड वायरस है, यानी कि ज़िंदा है या मुर्दा है। तो PCR का टेस्ट भी करवाया जाता है ऐसे पेशेंट्स में देखने के लिए कि उनको एक्टिव है या डेड है और उसकी क्या मतलब ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है ना रब की, है ना? जब आप इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस और अब ऐसा कोई टॉपिक रखते हैं तो फिर आपको एहसास होता है जिसकी हम नाकदरी करते हैं। अच्छा, इसमें खुराक भी बता दीजिए, किस किस्म की खानी चाहिए, आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले जो हेपेटाइटिस ए और ई के लिए है उनके लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपना साफ़ सुथरा खाना खाएँ, घर का खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, हाथ धो लें खाने से पहले, सफाई सुथराई के साथ उसका ताल्लुक़ है। जो बी और सी है वो उसका खुराक से ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, वो आपकी बाकी हरकत व सकनात से आपको आ रहा है वायरस। हाँ, अगर आपको ये आपके लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है, सपोज़ आपको जिगर की दायमी बीमारी होगी जिसे हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में फिर हमें उसकी डाइट का उस हिसाब से ख्याल रखना होता है। बाकी सब पे तो सारे डॉक्टर सब जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो बड़ा उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये मैट्रिमोनियल लाइफ जो है, मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं, इस पे कोई भी वो नहीं करता है कि इसमें कितनी ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। अगर औरत को है तो मर्द के लिए कितना, अक्सर लोग छुपाते हैं, है ना, कि मियाँ को हो जाए तो वो वाइफ को नहीं बताएगा। अगर आप उस टाइम सेफ्टी मेजर्स ले लें तो आप उस बेचारी की भी जान बचा सकते हैं। अगर मियाँ को हो गया तो वाइफ के लिए प्रिकॉशंस कर लेते हैं तो ये है कि उसको नहीं होगा। एंड जस्ट इमेजिन कि दीन इस्लाम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में और पता है मतलब नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में क्यों मना किया गया है? क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी के साथ HIV भी इसी रास्ते से आता है और पाकिस्तान में इसकी रेशो भी इसकी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, बहुत बढ़ और मे भी हमें आगे जाके उसकी भी डेज बनाने कराची का एक हॉस्पिटल था, आपको पता है, सिर्फ एक हॉस्पिटल, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जो रिपोर्ट आई थी ना उसमें बच्चों को इतने ज़्यादा उनकी सिर्फ एक हॉस्पिटल की, बिल्कुल ऐसे ही, 15 से ज़्यादा बच्चे थे जिनको HIV पॉजिटिव निकले। वो भी ब्लड के रास्ते से होता है, बच्चे तो मासूम छोटे बच्चे, उनके तो बच्चों को तो इस तरह की चीज़ों का पता ही नहीं है, बार बार इस्तेमाल हो रही है। ये हमें हमारे लिए ये है कि हमें सिरिंजेस का ख्याल रखना चाहिए, हमें हजाम की जो
दुकान है उस पर जाते हैं, शेविंग का अपना ख्याल रखें, अपनी किट लेके जाएं या उधर चेक कर लें कि वो रीयूज़ अगर कर रहा है तो उसको मना करें। और अगर लाइक आपने उसके बस एक दफ़ा यूज़ करने वाले इस्तेमाल किए तो वो भी चेक कर लें लाजमी। डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं, टैटूज़ बनवाते हैं, या इस तरह की जो भी प्रोसीजर करवाते हैं जहाँ आपकी बॉडी को कोई चीज़ टच करती है, यहाँ पे आपको ब्लड आने का रिस्क है, तो चेक कर लें कि कहीं वो रीयूज़ तो नहीं हो रही। अगर ये एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी पेचीदगी से बचा सकती है, लगने में वो छोटी सी है लेकिन वो आपको जब हो जाता है तो फिर आपकी दौड़ें लगवा देता है और फिर आपको अस्पतालों में मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ में कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़ता है। और अगर आपके जिगर को वो मुतासर कर दे और आपका ट्रीटमेंट उसका हो भी जाए तो फिर भी वो आपके जिगर को इनसाइड अंदर से वो आपकी सोजिश जो है वो जिगर को फेलियर का सबब बन रही होती है। तो इसमें टेक होम मैसेज लोगों के लिए ये है कि लेट्स ब्रेक डाउन, यानी जो इसके मिथ हैं, इस साल जो रखा गया इसका टाइटल वह लेट्स ब्रेक डाउन। अच्छा, यानी कि आप जो मिथ्स हैं लोगों के अंदर कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लोग समझते हैं कि इलाज नहीं होना हो गया तो ख़त्म ठीक हो जाएगा। दूसरा, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर हो जाए तो फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास लाजमी जाएँ, डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, फिर फर्दर अपनी टेस्टिंग करवा के इसका इलाज करवाएँ। ना कि आप समझ लें कि मुझे हुआ ही नहीं, मैंने तो फ़लाँ ये कर लिया, कोई फक्की खा ली, कोई आपने दम दरूद करवा लिया तो उससे आपका ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। वो वायरस अंदर ही अंदर आपको फिर डैमेज करता रहेगा। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जब हमारे पास हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उस टाइम उनकी बुरी हालत हुई होती है, वीकनेस, बुरा हाल, और हड्डियाँ निकली हुई हैं, पेट में पानी पड़ा हुआ है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, काले पखाने आ रहे हैं। फिर इसमें भी वज़न गिरता है, इसमें भी लाइक वीकनेस करवा देती है ना, बहुत वज़न, बहुत क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसने आपके जब जिगर को डैमेज किया तो डैमेज करने से फिर आपका वेट लॉस भी कम होगा, वज़न भी कम होगा, भूख ख़त्म हो जाएगी आपकी, उल्टी की कैफियत, और फिर उस सिचुएशन में ये जब ये एडवांस फॉर्म में जाता है तो फिर ये यरकान भी कर देता है, जिसमें आँख का पीलियापन है, जिस्म का पीलापन है, वो हो जाता है, खून की कमी हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, पेट में पानी पड़ जाता है, फिर पानी जहाँ जमा होता है वहाँ इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, फिर पेट की इंजेक्शंस लगते हैं, फिर पेट की कहते हैं ना कि वो सिरिंजों से पेट से पानी निकाल के टेस्ट किया जाता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है या किस तरह का वो पानी है। तो फिर ये पेचीदगियाँ जो हैं ये आपके लिए मुश्किल बनाती हैं लाइफ को, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं लोगों के लिए कि अपना बर वक्त स्क्रीनिंग करवाएं, बर वक्त ट्रीटमेंट करवाएं और पहले होने से ही बचाएं अपने आप कैसे को। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप प्लीज़ क्या रिकमेंड करें, गाइड क्या करें? बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसा कि अगर आप शेव खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हिजाम से करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं तो वहाँ जाके ये इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट को लाजमी देख लें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवानी पड़ती है किसी ऐसे हॉस्पिटल में, चाहे बड़ा भी है छोटा भी है, तो वहाँ चेक ज़रूर कर लें कि इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो रीयूज़ तो नहीं हो रहे, किसी ऐसे पेशेंट पे तो नहीं इस्तेमाल हुई जिसको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ था, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको ना कर दें। इसके अलावा जो रीसेंट ट्रेंड है ब्यूटिशियन या जो इस तरह की जो सलून्स हैं, फैशन इंडस्ट्री जो यूज़ कर रही है, तो वहाँ भी चेक कर लें कि आप जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स करवा रहे हैं कहीं वो आपको तंग ना करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मामला है, खून लगवाते हैं तो प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा के लगवाएं अगर आपको ज़रूरत भी पड़ती है, और अगर आपको कोई सर्जरी या किसी चीज़ से गुजरे हैं आप तो उसके बाद कोशिश करें कि अपना स्क्रीनिंग करवा लें पहले और बाद में। पहले चेक हो जाएगा कि आपको पहले से तो नहीं है, और बाद में चेक हो जाएगा। और जो हेल्थ केयर स्टाफ है स्पेशली जो हमारा जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनका डेली ये प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी अपनी आए रोज़ अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहें, साल में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर स्क्रीनिंग करवाएं। हो सकता है किसी डॉक्टर को, नर्स को, तो उनसे भी रिस्क होता है कि वो आगे ट्रांसफ़र ना कर दें। तो ये जो वल्नरेबल खाने पीने में क्या हमें ख्याल रखना चाहिए? खाने पीने में ये है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी सी की वजह से जिगर की फेलियर हो गई है तो फिर आपको आपकी डाइट जो है वो आपकी कॉम्प्लिकेशन के हवाले से फ़ैसला करना होगा कि प्रोटीन डाइट आपने उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी, जिसमें गोश्त है, बीफ है, मटन है, चिकन है, तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी जिगर की फेलियर ज़्यादा हो सकती है। एनसेफलोपैथी जिसमें इंसान गलूदगी बेहोशी में जाने का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर वैसे किसी को हेपेटाइटिस बी सी हो जाए तो वो वैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर रखे, लेकिन उसकी डाइट का इस ओवर
ओवरऑल बी सी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या किसी को हेपेटाइटिस बी सी होता है तो डॉक्टर पहले ही मना कर दे, बीफ बंद कर दे, गोश्त बंद कर दे, उसको गर्म चीजें बंद कर दे, हाँ गर्म अंडे बंद कर दे, पेशेंट को मार देते हैं। हाँ ठंडी, वो पता नहीं ठंडी गर्म के चक्कर में वो फिर हर चीज बंद करके बैठा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बंद, हाँ अगर जिगर फेलियर हो जाए, जिगर काम करना छोड़ जाए खुदा ना खास्ता, तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुराक और डाइट पे जाना होता है, जो स्पेशली जो आपकी बॉडी के हिसाब से। अदरवाइज आपको कोई हेपेटाइटिस बी सी हुआ, वो खुराक से तो आया ही नहीं है, उसका तो ताल्लुक ही किसी और चीज के साथ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर फारूक साहब आपके आने के लिए।